लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमन्ना नहीं कोई, आरज़ू नहीं कोई, अपने बला से दुनिया जले, हम तो पी के चले। कौन है तू? बोलो। तुम तो सिर्फ पिंजर हो, पिंजर। बेटा, इस वक्त तो बड़े मासूम बनकर खड़े हो। खाल उजड़ गई है ना तुम्हारी? बदन पर जरा गोश्त और रगों में खून होता तो क्या क्या ना बोलते तुम। मैं ब्राह्मण हूँ, तू शूद्र है, मेरा बैंक बैलेंस इतना है, ये मेरी कोठी है, वो मेरा बंगला है। अब बोल बेटा, अब बोल। मेरा ख्याल है राजन की शादी में जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, वरना ये शराब तो शराब सोडे तक को न छूता था। राजन, ये क्या बकवास है? अबे कौन है तू? मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं दोस्त, मैं तो चांद से भी आगे जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। ये देखो देखो, ये देखो तुम्हारे दोस्त, कभी ये भी तुम्हारी तरह बोलता था, गाता था, अकड़ता था। चलो चलो प्यार करो अपने दोस्त को, चलो हाथ मिलाओ इसे, चलो। राजन, तुम चुप होते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? पुलिस? तुम क्या फोन करोगे? मैं खुद पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो हेलो, पुलिस, प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट। दिस इज राजन स्पीकिंग। देखिए, मेरे दोस्त शराब पीकर आए हैं। ना ना, वो कहते हैं मैं पीकर आया हूँ, जल्दी आई है। अब तो हद हो गई। राजन, विस्की पियोगे? विस्की? पिलाओगे? देखिए, एक बड़ा विस्की, बड़ा विस्की और छोटा सोडा है। राजन, विस्की पियोगे? वो बोतल वहां रखी है ना, वो जरा ले आओ, दे दे। विस्की की और सोडा। एक एक ये पुलिस! अरुण भैया, अरुण भैया, पुलिस! पुलिस! मेरा दिल नहीं मानता कि राजन को शराब की आदत पड़ गई है। ऐसा लड़का नहीं है वो। हाँ तो नहीं, पर बुरी आदत पड़ते कौन सी देर लगती है। मैं फख्र किया करता था कि हमारे घर में एक डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर तो खुद मरीज बन रहा। तो क्या चुप रहकर लड़के की जिंदगी खराब करते? नहीं भूखी, मैंने राजन के लिए एक इलाज सोचा है। उसे जुबानी समझाने से असर उल्टा पड़ेगा। आजकल वो हॉस्टल में खुल्लम खुल्ला पी रहा है, नसीहत करने से छिप छिपा कर पीने लगेगा। मैंने फैसला किया है उस पर कुछ जिम्मेदारियां डाल दूं। आइंदा से घर और दुकान की चाबियां मैं उसे सौंप देता हूं। क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कबूल करेगा? यही जानने के लिए तो मैंने उसे तार देकर बुलाया है। तार? तार किस बात की दी? अपनी बीमारी की। ऐसा क्यों किया आपने? राजन बहुत डरपोक लड़का है, तार देखते ही घबरा जाएगा। इतनी रात गए कौन आया होगा? जरूर राजन होगा। देखा, मैंने क्या कहा था। भैया, भैया, क्या हुआ है आपको? हाँ? अच्छे तो हैं आप? डॉक्टर साहब, जल्दी से भैया का मायना कीजिए। भैया, ये डॉक्टर कपूर हैं, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं। इन्हें मैं साथ लेता आया हूँ। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए ना। मैं बीमार नहीं हूँ, मैंने तो साहब इसलिए तार दिया था कि मैं समझ गया, बाज लोगों के मिजाज में घबराहट जरा ज्यादा होती है। जरा सी तकलीफ हुई कि घबरा गए। मैं अभी एग्जामिन करता हूँ, घबराने कोई बात नहीं। आइए, उठिए आइए, ना। आइए। भैया उठिए ना। तारा, जब तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं तो इतनी तकलीफ क्यों उठाती हो? आप तो हमेशा यही कहती हैं। शायद हमारा काम करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। अब देखा, इसीलिए तो तुम्हें रसोई में आने के लिए मना करती हूँ। कितनी मेहनत से मिठाई बनाई थी, सब चौपट हो गई। आप तो हमेशा यही समझती हैं कि मैं घर का घर चौपट करने आई हूँ। मैं सब समझती हूँ कि आप मुझे जोर से क्यों डांटती हैं। इसीलिए ना कि घर के सब लोग सुने और मेरी हंसी उड़ाएं। क्या हो गया है तुम्हें मंगला? बैठे बिठाए ख्याली बातें क्यों घड़ती रहती हो? आखिर क्या कहा है मैंने तुमसे?
मतलब तो आपका यही था कि मुझे रसोई बनाना नहीं आता। मेरा बाप गरीब सही, लेकिन उसके घर में भी चूल्हा था जिसमें दोनों वक्त आग भी जलती थी और खाना भी पकता था। बस बस मंगला, इतना बड़ा व्याख्यान देने के लिए किसने कहा है तुम्हें? मैंने तो साधारण सी बात कही थी, तुमने बात का बतंगड़ बना दिया। हाँ, बातें बनाने के सिवा मुझे और काम ही क्या है। आप तो चाहती हैं कि आपके सिवा रसोई में कोई कदम न रखे, आपका सारे घर में चर्चा हो और सब लोग हमारी निंदा करें। चलो तारा, इन्हें चौधराइन बनने दो। कुछ भी हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आखिर वो हमारी जेठानी है। जेठानी है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा अपनी टांग हमारे सर पर रखे। आज मुझसे ये बर्ताव रहा है, कल तुमसे होगा। मैं कह देती हूँ तारा, अभी से समझ जाओ, वरना पानी सर से ऊंचा हो गया तो इसी घर में तुम एक दासी बन के रह जाओगी। छोड़ो भी मंगला, कैसी बातें करती हो। मैं शांता बहन को अच्छी तरह जानती हूँ, उनके दिल में कोई पाप नहीं। अरे पगली, वो तो हमें दिल से चाहती है। इतनी बड़ी दिल की होती तो इस घर में हमारी ये दुर्दशा न होती। हर चीज से हमें इस तरह दूर दूर रखा जाता है जैसे कि इस घर में हम चोरी करने आए हों। घर की एक चाबी भी है हमारे पास, न हम रसोई में जा सके, न अपनी मर्जी से कुछ पहन सके। मैं तो गरीब की लड़की ठहरी, मुझे तो खैर कोई हक मिलने से रहा। तुम तो बड़े बाप की बेटी हो, घर की चाबियां तुम्हें क्यों नहीं दे देती? बस मंगला बस, कभी तो मीठी बात किया करो। जब देखो तुम्हारी जबान से जहर ही टपकता रहता है। जैसे तुम्हारे भैया को मामूली सा ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर तो क्या हुआ, जरा से परहेज और आराम की जरूरत है, घबराने की कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, राजन और रमेश जैसे भाइयों के होते हुए मुझे घबराने की क्या जरूरत? हाँ डॉक्टर साहब, भैया एक दिन मुझसे कह रहे थे जिस आदमी के 3 भाई हों वो एक पूरी फौज का मुकाबला कर सकता है। क्यों नहीं। अच्छा राजन, मैं चलता हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, खाना खाए बगैर आप नहीं जा सकते। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप राजन के प्रोफेसर हैं, कम से कम इतनी सेवा का मौका तो हमें दीजिए। देखा डॉक्टर साहब, मेरी बीमारी को सुनते ही मेरे भाई कितना घबरा गए। घबराहट की क्या बात है भैया, आपको सिर्फ थोड़े से आराम की जरूरत है। इसीलिए तो मैंने तार देकर तुम्हें बुलाया है। मुझे? देखो राजन, अब शरीर वो शरीर नहीं रहा। दिन भर दुकान में बैठकर काम संभालना अब मेरे बस की बात नहीं। अगर दुकान का काम तुम संभाल लो तो मुझे कुछ आराम मिल जाए। आप कौन से 60-65 बरस के हो गए, आपको आराम की जरूरत है तो दुकान का काम रमेश भैया संभाल लेंगे। क्यों राजन? तुम क्यों नहीं? भैया रमेश मुझसे बड़े हैं, ये उनका हक है। रतन बाबू, मुनासिब भी यही है। राजन को जब आपने इतनी मेहनत से यहाँ तक पढ़ाया है तो फाइनल ईयर में जाकर उसे रोकना गलत बात है। अगले साल तो वो डॉक्टर हो जाएगा, फिर आप जैसा मुनासिब समझे वैसा करें। अच्छी बात है। तो रमेश, कल से दुकान तुम संभाल। मैं जानता हूं तुम वकील हो, शुरू शुरू में दुकानदारी तुम्हें अच्छी नहीं लगी। भैया जब आपने फैसला ही कर लिया है तो दुकानदारी तो क्या, आप जो कोई भी काम तजवीज करें वो मेरे लिए फर्ज है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं यहां रखूंगा और तुम बेंगलोर जाकर दुकान का कारोबार संभाल। और राजन, हाँ तुम कल डॉक्टर साहब के साथ चले जाना। हाँ डॉक्टर साहब, इसका ख्याल रखा कीजिए, लड़का जरा मनचला है। आप बेफिक्र रहिए, मैं जो हूँ। अरे कुछ देर पहले तो अच्छी भली आदमजात थी, अब ये बाल बाल बिखरे की पूरी चुड़ैल लग रही हो। न जाने इस चुड़ैल की किस्मत में मौत कब लिखी है। मैं दिन रात दुआएं मांगती हूँ कि मालिक मुझे इस दुनिया से उठा ले ताकि आपको दूसरी शादी का मौका मिल जाए। मेरी जान पर लाख मुसीबतें आई, आपको खत पर खत लिखे जाए तो आपके कान पर जू तक लड़ेंगे, लेकिन आपके भाई या भाभी को जुकाम भी हो जाए तो आप दौड़े दौड़े चले आते हैं। चलन ने तुम्हें पागल बना रखा है मंगला। कभी ठंडे दिल से तुमने ये भी सोचा है कि मेरे भाई ने खून पसीना एक करके हमारे लिए क्या क्या किया है? अगर तुमने उस देवता की कुर्बानियां देखी होती तो आज इस बकबक की जरूरत न होती। कुर्बानियां की होंगी तो अपने लिए, हमारे लिए क्या किया उन्होंने? मंगला, मेरे भाई और भाभी के लिए अगर कोई बुरा लफ्ज मुंह से निकाले तो इस घर में खून हो जाएगा। खून तो मेरा ही होगा और मेरे खून से आपकी नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी रचाई जाएगी। तुम अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हो। इस घर में रहना है तो मेरे भाई और भाभी के कहने पर रहना होगा, और अगर तुम ये जलन और हसद नहीं छोड़ सकती तो बड़े शौक से अपने घर जा सकती हो। ये घर मेरा है, मुझे और कहीं जाने की क्या जरूरत है? जब आपके भाई साहब आपके लिए मेरा हाथ मांगने हमारे घर आए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि इस घर पर चारों भाइयों का बराबर का हक है। मुझे इस घर से निकलना होगा तो सबको लेकर निकलूंगी, नहीं तो मैं भी यही रहूंगी। रहो, बड़े शौक से रहो।
जब तक इस घर के ईंट से ईंट न बच जाए तुम अपने पांव जमाए रखो, लेकिन आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। यही सोचकर चला जाऊंगा कि मेरी बीवी मर चुकी है। भाभी, भाभी, तुमने मेरे गले में ये फांसी कहां से डाल दी? क्या अनाप शनाप कहे जा रहे हो राजन? अनाप शनाप नहीं कह रहा, जो मुझ पर बीत रही है उसका रोना रो रहा हूं। भाभी, तुमने कितने लाड प्यार से मुझे फूलों के झूलों में झूला झूला कर बड़ा किया। क्या इसलिए कि बड़ा होते ही मैं कांटों में रोंदा जाऊं? मुझे बचपन में तुम प्यार से तोता कहा करती थी भाभी। क्या तुमने इस तोते को उस बिल्ली के मुंह में देने के लिए पाला था? ऐसा न कहो राजन, तुम मंगला को गलत समझे हो। दिल से ऐसी बातें निकाल दो, मैं देखूंगी कि आइंदा तुम आपस में हंसी खुशी रहो। नहीं भाभी नहीं, मुझे किसी शेर के पिंजरे में डाल दो, लेकिन उस नागन के हवाले न करो। मैं कुछ कर बैठूंगा भाभी। मूर्ख न बनो राजन, मंगला की अभी उम्र ही क्या है, बचपना ही तो है उसका। वो नहीं समझती कि दुनियादारी क्या है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। वो बहुत कुछ समझती है। वो इतनी मक्कार है कि एक हाथ से तुम्हारा हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से तुम्हें नीलाम कर दे। भाभी, तुम सांप को रस्सी समझ रहे हो। मैं आखिरी बार तुमसे कह देता हूँ कि जब तक वो कम जाती इस घर में, मैं इस घर में कदम तक न रखूंगा। राजन, देखो बहन, अब तुम मैके जा रही हो, लेकिन वहां जाकर बैठी न रहना। आने की भी क्या जल्दी है? ना बहन, ऐसा मत सोचना। अभी हम यहाँ हैं तो हमारी ये हालत है। आंखों से दूर हो गए तो न जाने हमारे पीछे क्या क्या खिचड़ी पकती रहे। पता है तुम्हारे देवर ने जाते हुए मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? कह गए थे इस घर में रहना है तो मेरी भाभी के पांव की खाक बन के रहना। क्या तुम सच कहती हो मंगला? कसम है कि तुमसे झूठ बोलूं तो क्या हम इस घर में सिर्फ गुलामी के लिए आए हैं? क्या कहूँ बहन, गुलामी भी इससे कहीं अच्छी होती है। मैं तो तुम्हारे देवर की बात सुनकर चुप हो गई। चुपके से और चारा भी क्या था? ठीक कहती हो बहन, जहाँ बस ना चले वहाँ चुप रहना ही अच्छा है। ये तो तुम्हारा ही दिल है बहन, जो जुर्म सहकर भी शांता ही का साथ देती हो। वरना देखो ना, बड़े जेठ ने दुकान का सारा बोझ तुम लोगों के कंधे पर डाल दिया और अब मजे से घर में बैठे आराम कर रहे हैं। अरे, गाड़ी का वक्त हो गया, बिल्लू अभी तक नहीं आया। हाँ, अरे बिल्लू के इंतजार में रही तो गाड़ी छूट जाएगी। वो तो बाग के पिछवाड़े उस कलमुई लता से खेल रहा होगा। बागों में खिली कलियां आना। ए लता, गुलाब का फूल कहाँ से लिया तूने? फूल कहाँ से लिया जाता है? बाग से। मगर हमारे बाग में तो ऐसा एक ही पौधा है, तो समझ लो उसी पौधे से लिया होगा। तारा बहन, मैं तो बिल्लू की मिन्नतें कर कर के हार गई, लेकिन वो मानता ही नहीं। कहता है मुझे बैंगलोर जाने से भी एक ज्यादा जरूरी काम है। तो उसने ऐसा कहा तुमसे? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा, मैं भी देखती हूँ वो मेरे साथ बैंगलोर कैसे नहीं चलता। जल्दी से जाओ वरना वो कहीं भाग निकलेगा। हाँ बिल्लू, ओ बिल्लू, तुम मेरे साथ बैंगलोर तुम नहीं जा सकते। जा सकता हूँ भाभी, मगर शर्त ये है कि तुम मेरी जगह खड़ी होकर मेरी पतंग बनाओ, मैं तुम्हारी जगह बैंगलोर आता हूँ। मैं जो कुछ पूछती हूँ सीधी तरह जवाब दो। सीधी तरह पूछती हो तो सुन लो, कल पतंगबाजी का मैच है, मैं नहीं जा सकता। ये बात है तो कहती हूँ शांता बहन से। हाँ हाँ, जाओ कह के देख लो, शांता भाभी तुम्हारी तरह नहीं है। ये बात है तो देख लेना आज क्या होता है। हाँ चल मंगला। आखिर बात क्या है? ये आए दिन तुम्हारा और लता का झगड़ा क्यों होता है? देखो मिट्टू, एक वक्त में दो काम नहीं होते। क्या पहले अच्छी तरह रो लो या मुझे झगड़े का कारण बताओ। बताओ बेटा, क्या बात थी? देखो माँ, लता मौसी मुझे ये फूल नहीं देती। देना। लता, तू भी बड़ी जिद्दी है, कभी बच्चे का दिल भी रख लिया करते हैं। ये फूल इसका थोड़ी है, ये तो मेरे चाचे के पौधे का है। इसीलिए तो मैंने भतीजे को नहीं दिया। चल, मैं तुझे बाग से और नहीं, मुझे यही फूल चाहिए माँ, मुझे यही फूल चाहिए। मिट्टू राजा, उस फूल में क्या रखा है? चल, मैं तुझे एक गुलदस्ता बना देती हूँ। नहीं, गुलदस्ता लता मौसी को दे देना, मुझे ये फूल चाहिए माँ। क्या करेगा तू उस फूल को? मैं अपने बालों में लगाऊंगा। चल है, तू भी कोई लड़की है? मगर मेरे बाल तो लड़कियों जैसे हैं। शांता बहन, मिट्टू बेचारे का क्या कसूर? ये तो बिल्लू की शरारत है।
कल से देख रही हूँ कि मिट्टू ने इस फूल के लिए रो रो की जान बेहाल कर ली है। चलो बिल्लू ने लता को फूल दे दिया, लेकिन लता को तो मिट्टू का ख्याल रखना चाहिए था। कम से कम बच्चों से तो बेइंसाफी नहीं करनी चाहिए। इस घर में कोई किसी से बेइंसाफी नहीं करता। बच्चे के सामने किसी की शिकायत न किया करो। जाओ मिट्टू, अपने कमरे में जाकर सबक याद करो। हा, इंसाफ होता कहाँ है इस घर में। और तो और वो छोटा देवर घर के बड़े बुजुर्गों के कान काटता फिरता है। उसकी आंख में तो किसी के लिए भी शर्म नहीं। तारा, क्या झगड़ा करने का सोच के आई हो? सोच कर तो नहीं आई, लेकिन जबान बंद भी तो नहीं रह सकती। कम से कम इतना तो पता चल जाए कि हमें रसोई में आने जाने की मनाही क्यों है। आखिर छोटी छोटी बातों में हमें क्यों दबाया जाता है। तारा बहन, तुम खुद ही सोचो। रसोई में आते ही कभी तुम्हारा सर चकराना शुरू हो जाता है, कभी तुम्हें कह आने लगती है। वो तुम्हारा दुश्मन ही होगा जो ये देखकर भी तुम्हें रसोई में आने दे। तुझसे ये सब किसने पूछा है? घड़ी भर के लिए चुप नहीं रह सकती। हे राम, ये फजूल का झगड़ा क्यों? चलो तारा, चाय की एक प्याली पी लो। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई। तो जाओ अपने कमरे में आराम से बैठो। मर्जी होगी बैठूंगी। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, भिखारन नहीं। यहाँ तो जिसे देखो एक से एक बड़ा चढ़ा है। फुफी है तो इस उम्र में किसी को चैन नहीं लेने देती। छोटा देवर है तो बात बात में मुंह पर थूकता है। इस हालत में उसे बेंगलोर जाने के लिए कहा तो पतंगबाजी का बहाना लेकर बैठ गया। बिल्लू ने साथ जाने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं तारा, मैं मिट्टू के पिताजी से कहती हूँ, वो कल ही तुम्हें बेंगलोर छोड़ाएंगे। कल अभी बहुत दूर है। मुझे आज जाना है और आज ही जाऊंगी। मैं गांव की गंवार लड़की नहीं जिसे रेल में बैठकर डर लगता हो। पढ़ी लिखी हूँ। बेंगलोर तो बेंगलोर, अमेरिका तक अकेली सफर कर सकती हूँ। कौन कहता है कि तुम सियाने नहीं हो? लेकिन इस घर की औरतें अकेली सफर नहीं करती। किसी अपने का साथ होना जरूरी है। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे जाने का सब इंतजाम किए देती हूँ। यहाँ पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाए तो फिर कुआं खोदने से क्या फायदा। मैं जानती हूँ कि महारानी के हुक्म के बगैर यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन मैं आपके हुक्म का इंतजार नहीं करूंगी। मैं वो ही करूंगी जो मेरे जी में आएगा। करना है तुझे जो भी तू वो कर ले खुशी से। आया है जो दुनिया में तो फिर डर न किसी से, ला डर न किसी से, जो जी में आए करो तारा बहन। बंद कर ये बकवास। आप क्यों उठाती हो तारा? बच्चे हैं इसीलिए हंसी मजाक में कह गई। हंसी मजाक तो इसका आंखों पहर का काम है। इतने लंबे लंबे हाथ पांव निकल आए हैं, लेकिन इसका बचपन अभी तक नहीं गया। ये हम पर हंसती है और दुनिया इस पर। भगवान ने हमें भी आंखें दी हैं, हम सब देख रहे हैं। उम्दा से उम्दा श्रृंगार, नित्य नए कपड़े, माथे पर कभी गोल कभी चकोर कभी चौड़ी बिंदिया, बालों में बाग का आला से आला फूल। क्या एक विधवा के ये लक्षण होते हैं? बचपन में ही अपने खत्म को खाकर इसे श्रृंगार करने का क्या हक है? अरे इसे तो एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने चाहिए, या नई नवेलियों की तरह मटक मटक कर आते जाते से छेड़छाड़ करनी चाहिए। बस तारा, तुमने जो कहना था कह दिया। अब भगवान के लिए चुप रहो। आपको मुझे चुप कराने का क्या हक है? महारानी जी शीश महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। हमारे लिए तो आपके पास 100 नसीहतें हैं, लेकिन जब आपकी बहन का सवाल आता है तो ये नसीहतें कहाँ जाती हैं? हम तो एक कदम भी उठाएं तो आप उस पर 100 पहरे लगा दें, लेकिन आपकी विधवा बहन जैसे चाहे अल्लल्ले तलंगे फिरती रहे। मैंने कोई झूठ बात कही है तो मुंह पर जवाब दो। गूंगी बनकर क्या बैठी हैं?